नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। मोदी जी अभी इंडोनेशिया गए हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि मोदी जी तो विदेश यात्राओं पर मजे मारते हैं। इंडोनेशिया क्यों गए हैं? कोई भी देश दुनिया का छोड़ते नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के पीछे कारण होते हैं, एक स्ट्रेटेजी होती है जो आम जनता को खुलकर बताई नहीं जाती। कोई भी प्रधानमंत्री यूं ही किसी देश नहीं जाता है। अब इंडोनेशिया क्यों गए हैं, उससे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कल्पना कीजिए, कल सुबह पूरी दुनिया जागती है, लेकिन चीन के सबसे बड़े बंदरगाहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हजारों कंटेनर जहाज समुद्र में खड़े हैं, तेल से भरे सुपर टैंकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कारखानों की चिमनियां ठंडी पड़ने लगी हैं, शेयर बाजार में हड़कंप मच चुका है और पूरी दुनिया में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, क्या चीन की समुद्री लाइफलाइन कट गई? अब दूसरा सवाल, अगर ऐसा कभी हुआ तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? दक्षिण चीन सागर से, ताइवान से, या फिर भारत के अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के साबांग पोर्ट से? दोस्तों, 21वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई टैंकों और मिसाइलों से नहीं, समुद्री रस्तों पर नियंत्रण की लड़ाई है। जिस देश ने समुद्र पर पकड़ बना ली, वह दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आज अमेरिका, चीन, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया सबकी नजर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक पर है। और इस खेल के बीच भारत ने एक ऐसी रणनीति पर काम शुरू किया है जिसने बीजिंग की चिता बढ़ा दी है। एक तरफ अंडमान और ग्रेट निकोबार, दूसरी तरफ इंडोनेशिया, उसका साबांग, बीच में दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता मलक्का स्ट्रेट। लेकिन क्या भारत सचमुच चीन की सप्लाई रोक सकता है? क्या साबांग पोर्ट भारत का नया सैन्य अड्डा बनने जा रहा है? और अगर कल ईरान होर्मुज बंद कर दे तो चीन, पाकिस्तान और पूरी दुनिया पर असर क्या होगा उसका? आज की यह कहानी सिर्फ एक बंदरगाह की नहीं है, बल्कि उस शतरंज की है जिसमें मोहरे समुद्र में चलते हैं और हार जीत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तय करती है। दुनिया समुद्र से चलती है, जमीन से नहीं। जब भी वैश्विक व्यापार की बात होती है, अधिकांश लोग सोचते हैं कि हवाई जहाज, रेल या सड़कें दुनिया की अर्थव्यवस्था चलाती है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। दुनिया के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते होता है। तेल, गैस, कोयला, अनाज, कारें, मोबाइल, कंप्यूटर, यहां तक कि आपके घर तक पहुंचने वाला बहुत सा सामान कभी न कभी किसी जहाज में सफर करता है। इसलिए समुद्री रास्ते सिर्फ पानी के रास्ते नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसें हैं। और इन्हीं नसों में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें जियोपॉलिटिक्स की भाषा में कहा जाता है चेक पॉइंट। ऐसी संकरी जगह जहां से पूरी दुनिया का व्यापार गुजरता है। अगर वहां रुकावट आ जाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल सकती है। ऐसे ही दो सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट हैं। पहला है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यही दोनों जगह 21वीं सदी की सबसे बड़ी समुद्री शतरंज की बिसात है और भारत की नई रणनीति इन्हीं दोनों के बीच अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश है। अगर दुनिया का नक्शा सामने रखकर केवल दो जगहों पर लाल घेरा लगाया जाए तो उनमें पहला नाम होगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और दूसरा होगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये सिर्फ समुद्री रास्ते नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। पहला चेक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान और बीच में दुनिया की ऊर्जा सप्लाई। खाड़ी के बड़े तेल उत्पादक देशों सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात, इनसे निकलने वाला बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। कल्पना कीजिए, अगर एक दिन यह रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? जो अभी आप सबने देखा है, तेल की कीमतें अचानक उछल सकती हैं, महंगाई बढ़ जाएगी, शेयर बाजारों में घबराहट फैल जाएगी और ऊर्जा पर निर्भर देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। इसीलिए जब भी ईरान और पश्चिम देशों के बीच तनाव बढ़ता है, दुनिया की निगाहें सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टिक जाती हैं। लेकिन चीन की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ होर्मुज नहीं है, उसकी असली चिंता है हजारों किलोमीटर दूर दूसरा चेक पॉइंट मलक्का। अब आइए स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ। एक तरफ इंडोनेशिया, दूसरी तरफ मलेशिया और थोड़ा ऊपर सिंगापुर। यही वह संकरा समुद्री रास्ता है जहां हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर से जोड़ता है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक। हर साल हजारों व्यापारिक जहाज, तेल टैंकर, एलएनजी कैरियर और कंटेनर शिप यहीं से गुजरते हैं। लेकिन इस रास्ते को सबसे बड़े अहमियत किसके लिए है? चीन। चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है। वह ऊर्जा के मामले में अब भी बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। मध्य पूर्व और अफ्रीका से आने वाले तेल और गैस का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर से होकर निकलता है।
और फिर चीन के बंदरगाहों तक पहुंचता है। यही कारण है कि चीन के पूर्व राष्ट्रपति हुन जिंताओ ने वर्षों पहले एक शब्द इस्तेमाल किया था, मलक्का डिलेमा। यानी अगर किसी संकट या युद्ध के दौरान मलक्का का रास्ता बाधित हो गया तो चीन की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई एक देश जब चाहे पूरे जलडमरू को बंद कर सकता है। वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है जहां कई देशों की भूमिका है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बड़ी नौसैनिक शक्तियों की मौजूदगी अहम है। लेकिन जिसके पास इस क्षेत्र में बेहतर निगरानी, तेज प्रक्रिया और मजबूत नौसैनिक उपस्थिति होगी, उसकी रणनीति स्थिति निश्चित रूप से मजबूत होगी। और यहां से भारत की कहानी शुरू होती है। नई दिल्ली ने वर्षों पहले यह समझ लिया कि 21वीं सदी की शक्ति सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों से नहीं, बल्कि बंदरगाहों, जहाजों और समुद्री साझेदारियों से तय होगी। इसी सोच के साथ भारत ने अंडमान निकोबार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की शुरुआत की और फिर इंडोनेशिया के साथ साबांग पोर्ट जैसे सहयोगी प्रोजेक्ट पर काम बढ़ाया। लेकिन इधर चीन भी चुप नहीं बैठा था। उसने भी हिंद महासागर के चारों ओर एक ऐसी रणनीति बनानी शुरू कर दी जिसे दुनिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानती है। और इसी रणनीति में पाकिस्तान क्यों सबसे अहम मोहरा बना है, आइए समझते हैं। शतरंज का एक नियम होता है, अगर आपका प्रतिद्वंदी एक चाल चलता है तो समझदार खिलाड़ी उसकी अगली 3 चालें सोचकर अपना जवाब तैयार करता है। भारत ने यही किया, लेकिन उससे पहले चीन ने अपनी सबसे बड़ी समुद्री रणनीति बिछानी शुरू कर दी। साल 2013 राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया के सामने एक महत्वाकांक्षी योजना रखी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। दुनिया ने इसे सड़क और रेल परियोजना समझा, लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि यह सिर्फ सड़क बनाने की योजना नहीं है, यह व्यापार के बहाने प्रभाव बढ़ाने की रणनीति है। चीन जानता था अगर उसकी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखना है तो केवल फैक्ट्रियां बनाना काफी नहीं होगा, उसे चाहिए समुद्र में ऐसे ठिकाने जहां उसके जहाज रुक सके, ईंधन भर सकें, मरम्मत करा सकें और जरूरत पड़ने पर उसकी नौसेना भी पहुंचे। यहीं से जन्म हुआ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का। क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? कल्पना कीजिए हिंद महासागर में मोतियों की एक माला, हर मोती एक बंदरगाह, एक निवेश या एक रणनीतिक साझेदारी। म्यांमार, लंका, पाकिस्तान, अफ्रीका और आगे तक चीन ने कई बंदरगाहों में निवेश किया। ध्यान रहे, इनमें से हर बंदरगाह चीनी नौसैनिक अड्डा नहीं है, लेकिन इन परियोजनाओं ने चीन को समुद्री उपलब्धि बढ़ाने का अवसर जरूर दिया। और इसी पूरी रणनीति का सबसे अहम मोहरा कैसे बना? पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट अरब सागर के किनारे है। यह स्थान हॉर्मुज स्ट्रेट से बहुत दूर नहीं है, यानी मध्य पूर्व से निकलने वाली ऊर्जा मार्गों के बेहद करीब। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के तहत ग्वादर में भारी निवेश किया। उसकी सोच साफ थी, अगर भविष्य में मलक्का पर निर्भरता कम करनी है तो कुछ सामान और ऊर्जा पाकिस्तान के रास्ते पश्चिमी चीन तक पहुंचाई जा सकती है। लेकिन क्या ग्वादर मलक्का का विकल्प बन सकता है? यहीं पर कहानी बदल जाती है। सुनने में यह योजना बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन जमीन पर कई चुनौतियां हैं। बलूचिस्तान की सुरक्षा, पहाड़ी इलाकों में लंबी दूरी, सीमित परिवहन क्षमता और भारी लागत, इन सबके कारण चीन का अधिकांश व्यापार आज भी समुद्र के रास्ते से होता है। यानी ग्वादर महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी मलक्का की जगह नहीं ली जा सकती। भारत ने इसका जवाब कैसे दिया? भारत ने चीन की तरह हर जगह बंदरगाह खरीदने की रणनीति नहीं अपनाई। उसने 2 अलग अलग मोर्चों पर काम शुरू किया। पहला था अपनी नौसेना को मजबूत करना और दूसरा था ऐसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना जो हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी सोच के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का महत्व बढ़ा। ग्रेट निकोबार में बड़े बुनियादी ढांचे की योजना बनी और इंडोनेशिया के साथ साबांग पोर्ट पर सहयोग गहरा हुआ। अब सवाल यह है कि क्या अंडमान और साबांग मिलकर चीन को घेर सकते हैं या यह सिर्फ एक राजनीतिक नारा है? अब जरा दुनिया का नक्शा अपने सामने रखिए। बाईं तरफ हिंद महासागर, दाईं तरफ दक्षिणी चीन सागर और इनके बीच एक पतली सी समुद्री गर्दन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहीं से हर साल हजारों व्यापारिक जहाज गुजरते हैं और यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रणनीति। भारत का प्राकृतिक एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर में भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बना, बल्कि प्रकृति ने दिया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि से भले ही दूर हो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इनकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बेहद करीब है। यानी जो भी जहाज हिंद महासागर में पूर्वी एशिया की ओर जाएगा वह भारत के समुद्री निगरानी के दायरे के आसपास से गुजरेगा। ग्रेट निकोबार क्यों बन रहा है गेम चेंजर? भारत ग्रेट निकोबार द्वीप पर बंदरगाह, एयरफील्ड, सड़कें और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है, जिसका राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं।
उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं है, उद्देश्य है हिंद महासागर में भारत की लॉजिस्टिक और समुद्री क्षमता को मजबूत करना। यानी अगर कभी मानवीय सहायता पहुंचानी हो, समुद्री सुख से अभियान चलाना हो या नौसेना की तैनाती बढ़ानी हो, तो भारत पहले से कहीं अधिक सक्षम हो। और फिर आता है साबांग। अब जरा अंडमान से सिर्फ कुछ दूरी पर इंडोनेशिया के वो द्वीप पर बने साबांग पोर्ट को देखिए। भारत और इंडोनेशिया ने इस बंदरगाह पर सहयोग बढ़ाया है। ध्यान दीजिए, भारत ने साबांग पर कब्जा नहीं किया है। यह बंदरगाह आज भी इंडोनेशिया का है, लेकिन भारत को यहां सहयोग, लॉजिस्टिक पहुंच और समुद्री सहयोग के नए अवसर मिले हैं। यही बात इस परियोजना को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। दो मोहरे, एक रणनीति। अब तस्वीर को जोड़िए, एक तरफ भारत का अंडमान ग्रेट निकोबार, दूसरी तरफ इंडोनेशिया का साबांग, बीच में मलक्का। युद्ध के समय या किसी बड़े क्षेत्रीय संकट के दौरान यह क्षेत्र समुद्री निगरानी, सूचना एकत्र करने, नौसैनिक गश्त और सहयोगी अभियानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि चीन भारत की इन गतिविधियों पर लगातार नजर रखता है। लेकिन क्या भारत अकेला है? नहीं। यहीं पर कहानी और बड़ी हो जाती है। भारत अकेले शतरंज नहीं खेल रहा है, उसके साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है। इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग बढ़ा रहे हैं। इसी सहयोग को दुनिया क्वाड के नाम से जानती है। हालांकि क्वाड कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन, तकनीक और इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाए रखने के मुद्दों पर इन चार देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि बीजिंग को सिर्फ भारतीय नौसेना की चिंता नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक में बदलते शक्ति संतुलन की चिंता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। अगर कल को होर्मुज में संकट हो जाए, मलक्का में तनाव बढ़ जाए और चीन भारत के रिश्ते और खराब हो जाए, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? चीन का, भारत का या पूरी दुनिया का? अगर कल को युद्ध हुआ तो क्या चीन की सांस रुक जाएगी? इतिहास गवाह है, दुनिया के बड़े युद्ध अक्सर जमीन जीतने के लिए नहीं, सप्लाई लाइन काटने के लिए लड़े गए। क्योंकि जिस सेना के पास गोला बारूद नहीं, जिस देश के पास ईंधन नहीं, जिस उद्योग के पास कच्चा माल नहीं, वह ज्यादा दिनों तक लड़ नहीं सकता। अब कल्पना कीजिए, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ जाता है, दूसरी तरफ मलक्का में सैन्य गतिविधियां बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा चिंता किसे होगी? चीन को, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था निर्यात पर टिकी है, उसकी फैक्ट्रियां आयातित ऊर्जा और कच्चे माल पर निर्भर है और उसकी समुद्री व्यापार इंडो पैसिफिक के इन रास्तों से गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन यही एक बात समझना बहुत जरूरी है। यह कहना गलत होगा कि भारत अकेले जब चाहे चीन का व्यापार बंद कर सकता है। असलियत यह है कि अगर अभी इतना बड़ा संकट आया तो उसमें कई देश, कई नौसेनाएं, अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक राजनीति सबकी भूमिका होगी। भारत की ताकत रास्ता बंद करने में नहीं, बल्कि रास्ता पर अपनी रणनीतिक मौजूदगी मजबूत करने में है। आखिर क्या है मोदी की असली रणनीति? अगर पिछले कुछ वर्षों को जोड़कर देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। अंडमान का विकास, ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट, इंडोनेशिया के साथ साबांग सहयोग, फ्रांस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ समुद्री साझेदारी, हिंद महासागर में नौसेना की बढ़ती सक्रियता। ये अलग अलग फैसले नहीं लगते, ये एक बड़ी रणनीति के हिस्से दिखाई देते हैं। हिंद महासागर में भारत की भूमिका को मजबूत करना, यानी भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करना चाहता, बल्कि उस समुद्री क्षेत्र में भी प्रभाव बढ़ाना चाहता है जहां से एशिया की अर्थव्यवस्था गुजरती है। और पाकिस्तान आज भी चीन का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। ग्वादर पोर्ट, सीपीईसी और अरब सागर तक चीन की पहुंच बीजिंग के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत के लिए भी अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी और मलक्का तक एक व्यापक समुद्री दृष्टि विकसित करना उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। यही कारण है कि हिंद महासागर आज दुनिया की नई जियोपॉलिटिकल शतरंज बन चुका है। दोस्तों, 21वीं सदी की महाशक्ति सिर्फ वह नहीं होगी जिसके पास सबसे ज्यादा मिसाइलें होंगी। जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर विश्वास, साझेदारी, मजबूत नौसेना और रणनीतिक उपस्थिति बनाए रख सकेगा। साबांग, ग्रेट निकोबार, ग्वादर, होर्मुज और मलक्का ये सिर्फ नक्शे पर बने नाम नहीं है, ये आने वाले दशकों की विश्व राजनीति के निर्णायक मोहरे हैं। और शायद इसलिए आज लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं, समुद्रों की है। क्योंकि जो हिंद महासागर को समझेगा वही 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स को समझेगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आने वाले समय में हिंद महासागर दक्षिणी चीन सागर से भी बड़ा जियोपॉलिटिकल रण क्षेत्र बनने वाला है। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।